दोस्तों, आज की कहानी में हम आपसे भारत देश के ऐसे वीर पुरुष की बात करने जा रहे हैं जिनकी जुबान पर हमेशा एक ही बात आती थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जी हां दोस्तों, यह लफ्ज उस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की है जिनके साहस, बलिदान और शौर्य की गाथा आज भी देश भर में गाए जाते हैं। शहीद आजम कहे जाने वाले उस वीर पुरुष ने न केवल ब्रिटिशर्स के खिलाफ हथियार उठाए, बल्कि अपनी कलम की ताकत से भी इन्होंने ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए। साथियों, आपको बता दें कि महज 23 साल की उम्र में ब्रिटिशर्स को घुटने टेक देने पर मजबूर कर देने वाले और भारत माता की जय जयकार करते हुए खुशी खुशी फांसी के फंदे को चूम लेने वाले क्रांतिकारी वीर भगत सिंह की बात आपसे करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहीद आजम कहे जाने वाले वीर भगत सिंह किसी के परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने देश के बच्चे बच्चे में मातृभूमि के लिए प्रेम और बलिदान की भावना को जागृत करने का काम किया था। साथियों, महान क्रांतिकारी वीर भगत सिंह का अल्प जीवन काफी प्रेरणा देने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को वीर भगत सिंह के प्रारंभिक जीवन से शुरू करते हैं। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह तथा स्वर्ण सिंह ब्रिटिशर्स के किसी बिल का विरोध करने के कारण जेल की सजा काट रहे थे। दोस्तों, आपको बता दें कि वीर भगत सिंह का पूरा परिवार भारत की आजादी के संघर्ष में शामिल था, इसलिए दोस्तों इनका बचपन स्वतंत्रता सेनानियों के बीच गुजरा और वीर भगत सिंह के मन में छोटी सी उम्र से ही देश की आजादी का सपना घर कर गया। वीर भगत सिंह अपनी मां विद्यावती कौर की आंखों का तारा हुआ करते थे। उन्होंने अपनी माता से बुद्धि कौशल, संवेदनशीलता, सहानुभूति और अंतर्ज्ञान अच्छे से सीखे। दोस्तों, एक बार वीर भगत सिंह के पिताजी आम के गुठलियों को खेत में मिट्टी के नीचे दबा रहे थे। वीर भगत सिंह अपने पिताजी के पास गए और उनसे पूछा कि पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? उनके पिताजी ने उनसे कहा कि मैं यह बीज मिट्टी में बो रहा हूं, जिससे आगे चलकर यह एक पेड़ के रूप में परिवर्तित होगा और हमें ढेर सारे फल देगा। अपने पिताजी की बात को सुनकर वीर भगत सिंह जी अपने घर गए और वहां से एक बंदूक लाकर मिट्टी के नीचे दबाने लगे। वीर भगत सिंह को ऐसा करते हुए देख उनके पिताजी ने उनसे पूछा कि भगत, यह क्या कर रहे हो? तब भगत सिंह ने अपने पिताजी को बताया कि मैं बंदूक का पेड़ लगा रहा हूं, जिससे हमारे खेतों में बंदूक के पेड़ उगेंगे और कुछ समय बाद उनके पास कई सारी बंदूकें होंगी, जिसकी मदद से वह ब्रिटिशर्स के खिलाफ आजादी की जंग लड़ेंगे। वीर भगत सिंह की ऐसी मासूमियत और देशभक्ति की भावना को देखकर उनके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उनके पिताजी को यह यकीन हो गया कि उनका बेटा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसके अलावा वीर भगत सिंह बचपन से ही आक्रामक स्वभाव के थे और वे अनोखे खेल खेला करते थे। जब वह 5 साल के थे, तब वह अपने साथियों को 2 अलग-अलग ग्रुप में बांट देते थे और फिर एक दूसरे पर आक्रमण करके युद्ध का अभ्यास करते थे। इस तरह का युद्ध अभ्यास वीर भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के उद्देश्य से किया करते थे। वीर भगत सिंह बचपन से ही हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। जब उनकी शिक्षा दीक्षा की बात आई, तब उन्होंने लाहौर के ब्रिटिश हुकूमत के स्कूल में दाखिला लेने से साफ मना कर दिया और अपना एडमिशन दयानंद अग्लो वैदिक स्कूल में कराया। साथियों, आपको बता दें कि वीर भगत सिंह पढ़ने में काफी होशियार और तेज थे। उन्होंने अपनी कोर्स बुक्स के अलावा देश विदेश की कई मशहूर किताबों का अध्ययन भी किया। उनकी रुचि खासकर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स पर आधारित किताबों के प्रति हुआ करती थी। इसके अध्ययन से छोटी उम्र में ही भगत सिंह को देश विदेश की सोशो पॉलिटिकल का ज्ञान हो चुका था। दोस्तों, वीर भगत सिंह के जीवन में एक नया अध्याय तब शुरू हुआ जब 13 अप्रैल सन 1919 को
जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस भयानक त्रासदी से 12 वर्षीय भगत सिंह इतने आहत हुए कि वे अगले ही दिन पैदल अमृतसर की ओर चल पड़े। जलियांवाला बाग पहुंचते ही उन्होंने जब चारों ओर खून से लथपथ लाशों का भयानक मंजर देखा तो इससे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ अत्यंत क्रोध और बदले की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने एक बोतल में खून से सने हुए मिट्टी को भरा और वापस लाहौर आ गए। यहां आने के बाद उन्होंने ब्रिटिशर्स को भारत से मार भगाने का प्रण लिया। वही शुरू के दिनों में भगत सिंह महात्मा गांधी के एक बड़े प्रशंसक के रूप में जाने जाते थे और उन्हें यह पूर्ण विश्वास था कि गांधी जी अपने अथक प्रयासों से देश को आजाद करवा लेंगे। इसलिए जब महात्मा गांधी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट लॉन्च किया तो सभी देशवासियों की तरह वीर भगत सिंह ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि वीर भगत सिंह खुलेआम अंग्रेजों को ललकारा करते थे और गांधी जी के कहने पर ब्रिटिशर्स द्वारा छापी गई किताबों को जलाया करते थे। देश भर में नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को फुल सपोर्ट मिल रहा था और सबको यह आशा थी जल्द ही ब्रिटिशर्स भारत छोड़कर चले जाएंगे। परंतु जब चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस कर लिया, तब वीर भगत सिंह इस फैसले से काफी निराश हुए और इसी के बाद वीर भगत सिंह ने क्रांतिकारी मार्ग चुना। वीर भगत सिंह को इस बात का एहसास हो चुका था कि नॉन वायलेंस या पीसफुल टैक्टिस से भारत कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता है। साथियों, और यहीं से शुरू होती है शहीद आजम वीर भगत सिंह की साहस और बलिदान की कहानी। तो दोस्तों, आइए अब हम एक नजर उनके क्रांतिकारी गतिविधियों पर डाल लेते हैं। दोस्तों, अपने कॉलेज के दिनों में ही भगत सिंह की मुलाकात सुखदेव, भगवती चरण समेत उनके क्रांतिकारी दोस्तों से हुई और उनकी सबसे गहरी दोस्ती सुखदेव के साथ हुई। उस समय आजादी की लड़ाई अपने चरण सीमा पर थी। साथियों, आपको बता दें कि यह वह दौर था जब अंग्रेजी शासकों का भारतीयों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा था। और इस अत्याचार को बढ़ते हुए देखकर वीर भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और खुद को स्वतंत्रता सेनानी के काम में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। साथियों, इसी दौरान वीर भगत सिंह के घर पर उनकी शादी की बातें भी शुरू होने लगी थीं। लेकिन शहीद आजम वीर भगत सिंह ने शादी के प्रस्ताव को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यदि मैं भारत की आजादी से पहले विवाह करूंगा तो मौत ही मेरी दुल्हन होगी। शहीद आजम वीर भगत सिंह के इस फैसले से उनके माता पिता काफी आहत हुए, परंतु वे भगत सिंह के देश प्रेम के आगे बेबस थे। भगत सिंह यह फैसला लेने के बाद कानपुर की ओर चल पड़े और देश की आजादी के लिए सभी युवाओं को जागरूक करने की योजना बनाने लगे। लेकिन हर युवा तक यह संदेश पहुंचाने के लिए उन्हें किसी माध्यम की जरूरत थी। इसके लिए वीर भगत सिंह ने सन 1926 के लगभग लाहौर में कीर्ति किसान की पार्टी ज्वाइन कर ली और इसी पार्टी द्वारा प्रकाशित मैगजीन कीर्ति के लिए काम करने लगे। शुरुआत में वीर भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ आक्रामक लेख लिखे और बहुत सारे पंपलेट भी छपाए। वीर भगत सिंह ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स के खिलाफ बगावत करने के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिए। इसी दौरान वीर भगत सिंह ने खुद की एक पार्टी का भी गठन किया और उस पार्टी का नाम उन्होंने नौजवान भारत सभा रखा। इस पार्टी का उद्देश्य था वर्कर्स और युवा किसानों को इकट्ठा करना और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग छेड़ना। ब्रिटिशर्स को भगत सिंह का ऐसा करना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था और सन 1927 में ब्रिटिश पुलिस ने शहीद आजम वीर भगत सिंह को हिरासत में ले लिया। शहीद आजम वीर भगत सिंह को हिरासत में लेने के बाद उनकी पेशी कोर्ट में की गई और कोर्ट ने उनके ऊपर 60,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। साथियों, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में भी 60,000 रुपये की कितनी अहमियत है। तो जरा सोच कर देखें कि आज से लगभग 100 साल पहले
इतने रुपये शहीद आजम वीर भगत सिंह के परिवार को इकट्ठा करने के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि शहीद आजम वीर भगत सिंह के पिताजी ने कोर्ट में 60,000 रुपये का जुर्माना देकर वीर भगत सिंह की जमानत कराई। परंतु इतना कुछ होने के बाद भी शहीद आजम वीर भगत सिंह ने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आक्रामक लेख लिखना बंद नहीं किए। इसके बाद सन 1927 में कोकरी कांड को अंजाम देने वाले हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के कुछ क्रांतिकारी को ब्रिटिशर्स द्वारा सजा सुनाई गई। साथियों, इस पूरी घटना के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की नींव डगमगा गई। ऐसे में जरूरत थी फिर से इस पार्टी का नवनिर्माण करने की। इस विषय में बात करने के लिए शहीद आजम वीर भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात किए और फिर चंद्रशेखर आजाद और वीर भगत सिंह ने मिलकर दोनों पार्टी नौजवान भारत सभा और हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन को एक साथ मिलाने की योजना बनाई। इन दोनों पार्टी को एक साथ मिलाने के लिए सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के मैदान में एक सीक्रेट मीटिंग की और दोनों पार्टी को मिलाकर एक नई पार्टी का नाम बड़े ही विचार विमर्श के बाद हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक संगठन रखा गया। दोस्तों, इसी दौरान साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ और पूरे देश में इसका विरोध किया गया और उधर लाहौर में ऐसे ही एक विरोध प्रदर्शन को लाला लाजपत राय लीड कर रहे थे और यह सभी लोग साइमन गो बैक के नारे लगाते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया और इस दौरान लाला लाजपत राय के सर पर लाठी पड़ने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में उन्होंने यह कहते हुए दम तोड़ा कि उनकी मृत्यु ही ब्रिटिशर्स के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी। अपने गुरु लाला लाजपत राय और अन्य पार्टी मेंबर्स की मृत्यु के कारण शहीद आजम वीर भगत सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वह किसी भी तरह ब्रिटिशर्स से बदला लेना चाहते थे। इसके लिए शहीद आजम वीर भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और कुछ अन्य क्रांतिकारियों के साथ जेम्स स्कॉट की हत्या करने की एक गुप्त योजना बनाए। साथियों, आपको बता दें कि जेम्स स्कॉट ने ही प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करने का आदेश दिया था। योजना के मुताबिक जेम्स स्कॉट जिस पुलिस थाने में तैनात था, उसी थाने के पास ही वीर भगत सिंह और उनके साथी उसी थाने के पास आकर छुप गए और जेम्स स्कॉट के थाने से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। जैसे ही उन्होंने एक पुलिसमैन को थाने से बाहर आते हुए देखा, उन्होंने उस पर गोलियों की बरसात कर दी और वहां से भाग खड़े हुए। परंतु इस पूरे हत्याकांड में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल उनके साथी जेम्स स्कॉट की सही पहचान नहीं कर पाए और उन्होंने जेम्स स्कॉट की जगह लाहौर की सुपरिटेंडर ऑफ पुलिस जेम्स सैंडर्स की हत्या कर दी। सैंडर्स की हत्या की खबर पूरे भारत देश में आग की तरह फैल चुकी थी। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने भगत सिंह और उनके साथियों को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया था। हर जगह के पुलिस केवल उन्हें ही ढूंढने में जुट चुकी थी। जो शहीद आजम वीर भगत सिंह और उनके साथियों के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी। शहीद आजम वीर भगत सिंह ने खुद को बचाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवा दिए। दोस्तों, एक सिख होते हुए भी ऐसा करना शहीद आजम वीर भगत सिंह के असीमित देश प्रेम को दर्शाता है। इसके बाद भगत सिंह और राजगुरु ने स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा भाभी से मदद मांगी। शहीद आजम वीर भगत सिंह एक जेंटलमैन के रूप में अंग्रेजी पोशाक और टोपी लगाकर तैयार हो गए। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी तथा राजगुरु एक नौकर के रूप में तैयार हुए। ये तीनों अपना भेष बदलकर लाहौर स्टेशन से कोलकाता के लिए रवाना हो गए। 1 साल तक ब्रिटिश पुलिस सरदार भगत सिंह को गिरफ्तार करने में नाकामयाब रहती है, लेकिन फिर सन 1929 में शहीद आजम वीर भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। साथियों, आपको बता दें कि यह गिरफ्तारी भी ब्रिटिश पुलिस की कोई सफलता नहीं होती, बल्कि
वीर भगत सिंह ने तो खुद ही अपने आप को गिरफ्तार करवा लिया था। साथियों, हुआ यह था कि सन 1929 में सेंट्रल असेंबली में 2 बिल पास किया जा रहे थे और शहीद आजम वीर भगत सिंह वहां पर लो इंटेंसिटी बम ब्लास्ट करने का निर्णय कर लिए थे। आपको बता दें कि यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि शहीद आजम वीर भगत सिंह के ही शब्दों में कहे तो बहरों को सुनाने के लिए था। और फिर 8 अप्रैल 1929 को वीर भगत सिंह बटुकेश्वर दास के साथ 2 लो इंटेंसिटी बम और कुछ पंपलेट के साथ दिल्ली के सेंट्रल असेंबली पहुंचे और असेंबली पहुंचते ही उन्होंने खाली जगह देखकर बम फेंक दिया। बम काफी जोरों से फटा और पूरा असेंबली हॉल धुएं से भर गया। और इसके बाद शहीद आजम वीर भगत सिंह ने अपने पंपलेट को हवा में उड़ा दिए, जिस पर साफ साफ और मोटे अक्षरों में लिखा था, बहरों को सुनने के लिए धमाका जरूरी है। साथियों, आपको बता दें कि इस पूरी घटना में किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। हाँ, धमाका काफी तेज हुआ था, जिससे अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। अगर वीर भगत सिंह चाहते तो धुएं का फायदा उठाकर भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि जोर जोर से पूरे असेंबली हॉल में इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिए। शहीद आजम वीर भगत सिंह और उनके साथी वहां से भागने की कोशिश नहीं किए, बल्कि खुद को गिरफ्तार करवा लेते हैं। और अपनी गिरफ्तारी करवा लेना उनके ही प्लान का हिस्सा था। वह चाहते थे कि कोर्ट में ट्रायल्स की मदद से वह अपनी विचारों को सभी तक पहुंचा सके। गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिशर्स ने शहीद आजम वीर भगत सिंह के खिलाफ 2 केस चलाती है। साथियों, चलिए अब जानते हैं कि गिरफ्तारी के बाद शहीद आजम वीर भगत सिंह के साथ क्या हुआ। दोस्तों, शहीद आजम वीर भगत सिंह ने जेल में भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। उन्होंने जेल में भी अंग्रेजी कैदियों और भारतीय कैदियों के बीच होने वाले भेदभाव और उनके साथ हो रहे बुरे व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। इसके साथ ही उन्होंने जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर के लिए उचित सुविधा देने की मांग की थी। इसके लिए वीर भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल कर दी। शहीद आजम वीर भगत सिंह की इस हड़ताल से अंग्रेजी अफसर घबराने लगे, क्योंकि इतने लंबे समय तक जल और अन्य का त्याग करते हुए भी वीर भगत सिंह का जोश, उत्साह और देश प्रेम बरकरार था। शहीद आजम वीर भगत सिंह जेल में रहकर भी आजाद थे। उन्होंने अपनी तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों से जेल में रहते हुए भी ब्रिटिश पुलिस के नाक में दम कर रखा था। आपको बता दें, उन्होंने जेल के अंदर कैदियों को एकजुट कर आंदोलन तो किया ही, साथ ही जेल के बाहर अपने साथी युवाओं को जागृत करने के लिए लेख भी लिखे। इन लेखों के माध्यम से वे युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करते थे। जेल में रहकर सरदार भगत सिंह ने दोबारा किताब पढ़ना शुरू किए और 2 साल में उन्होंने कम से कम 300 किताबें पढ़ डाली। इस बीच 7 अक्टूबर 1930 को सैंडर्स मर्डर केस के तहत शहीद आजम वीर भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई और 24 मार्च 1931 को इन्हें फांसी देने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिशर्स के इस निर्णय से पूरे भारत में शोक की लहर दौड़ गई और भारत के कोने कोने में शहीद आजम वीर भगत सिंह की रिहाई के लिए लोग प्रदर्शन करने लगे। दोस्तों, बात अगर शहीद आजम वीर भगत सिंह की करें तो उन्हें फांसी की सजा का कोई डर नहीं था। उनके चेहरे की मुस्कान और हृदय का देश प्रेम अभी भी बरकरार था, बल्कि अब वह और भी ज्यादा जोशीले हो चुके थे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना और बढ़ चुकी थी। साथियों, वह खुशी खुशी अपने प्राण देश की आजादी के लिए भारत माता के आंचल में न्योछावर करने के लिए तैयार थे, लेकिन भारतीयों को इनकी फांसी की सजा मंजूर नहीं थी और देश भर में हाहाकार मच चुका था। जैसे जैसे 24 तारीख नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे लोगों का प्रदर्शन एक भयंकर रूप धारण करने लगा था।
जगह जगह दंगे होने लगे। ब्रिटिशर्स को यह डर था कि कहीं भारत में इतना बवाल ना हो जाए कि उन्हें अपना यह फैसला वापस लेना पड़े, और इसलिए ब्रिटिशर्स ने आनन फानन में शहीद आजम वीर भगत सिंह को फांसी पर लटका देने का निर्णय 24 मार्च की जगह 23 मार्च को कर दिया। फांसी के कुछ दिनों पहले जब जेल अधिकारियों ने वीर भगत सिंह से उनकी आखिरी इच्छा पूछी तो उन्होंने लेनिन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने की इच्छा जाहिर की। उनकी इस मांग को ब्रिटिशर्स द्वारा मान लिया गया और उन्हें वह किताब ला करके दिया गया। दोस्तों, 23 मार्च को जब जेल अधिकारी उन्हें लेने आए तो शहीद आजम वीर भगत सिंह ने उनसे कहा कि इस किताब का मात्र एक पन्ना पढ़ने के लिए बचा है और एक क्रांतिकारी अपने दूसरे क्रांतिकारी से भेंट कर रहा है, मुझे यह पन्ना पढ़ लेने दो। किताब पूरी पढ़ लेने के बाद शहीद आजम वीर भगत सिंह जेल अधिकारियों के साथ खुशी खुशी अपनी मौत को गले लगाने चल पड़े। फांसी के तख्त पर चढ़ने के बाद वीर भगत सिंह ने अपने हाथ पर रस्सी बांधने और चेहरे को काले कपड़े से ढकने को साफ मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने उनके हाथों को तो नहीं बांधा, लेकिन उनके सर को कानून के नियमानुसार ढक दिया। उसके बाद शहीद आजम वीर भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का जय घोष करते हुए शाम 7:33 पर अपने साथियों सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूम लिए। साथियों, इस तरह भारत माता के इस वीर सपूत को वीर गति प्राप्त हुई, परंतु उनका देश प्रेम, उनकी विचारधारा और उनकी जज्बे की कहानी आज भी पूरे भारत देश के कोने कोने में बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ गाई जाती है। दोस्तों, मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश में जन्म लिया जहां अमर शहीद भगत सिंह आए थे, लेकिन दुख है कि आज भी कई इतिहासकार इनको शहीद का दर्जा नहीं देते, बल्कि इनको आतंकवादी का दर्जा देते हैं। मुझे दुख होता है। हमारे गांधी जी को राष्ट्रपिता माना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर क्या हम वीर भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा दिला सकते हैं? मैं चाहता हूं शहीद आजम वीर भगत सिंह को ऑफिशियली शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, आपको क्या लगता है, शहीद भगत सिंह को ऑफिशियली शाहिद का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं? आप कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे शहीद आजम वीर भगत सिंह को राष्ट्रपुत्र का दर्जा मिल सके। धन्यवाद।